हे एवरीवन, मैं हूं सीएमए धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सीएमए मेड इजी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पेपर नंबर 2, जो कि हम लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर ये 9th वीडियो अपलोड होने वाला है। और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। आज हम क्या क्या देखेंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, यानी व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम, कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, एरिया ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, कहां कहां पर हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की, और जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल्स, इसके बारे में डिटेल में हम ये सारी बातें करेंगे। और डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आज हम लोग यानी कि हम बात करेंगे इन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। अगर इससे पहले मैं आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमारे काम के वीडियो अपलोड होते हैं, जो कि मैं सीएमए से फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर, और जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करके उनको भी मनोबल बढ़ाएं, और उनको जो समस्याएं आ रही हैं, अगर उनको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर सभी समस्याओं का वेलकम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। गाइस, कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं लागत नियंत्रण। लागत नियंत्रण यानी लागत पर नियंत्रण लगाना, ठीक है। अगर लागतें नियंत्रण से बाहर निकल जाएंगी तो डेफिनेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, और ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ कॉस्ट आपका प्रोडक्ट मार्केट में महंगे रेट पे सेल होगा और ओवरऑल सेल घट जाएगी। यानी कॉस्ट कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव। क्या है? एक इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। Modern business management not only must plan for future but also must consistently scrutinize the result of operations so that wherever possible out of control situations can be attacked and eliminated। अगर हम कोशिश करना चाहिए कि अगर कहीं पे भी ऐसी जगह जहां पर आउट ऑफ कंट्रोल कॉस्ट जा रही है तो उसको कम किया जा सके या एलिमिनेट, उसको शून्य किया जा सके। कॉस्ट कंट्रोल इज द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्रेशन टू मेंटेन कॉस्ट विद इन अ स्पेसिफिक लिमिट। कॉस्ट कंट्रोल एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैनेजमेंट की कॉस्ट को मेंटेन किया जाता है स्पेसिफिक लिमिट, स्पेसिफाइड लिमिट में। कंट्रोल इज अ मैनेजमेंट फंक्शन। कंट्रोल क्या है? एक मैनेजमेंट फंक्शन है विच एम्स एट अटेनिंग मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव विद लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल। कॉस्ट कंट्रोल मीन्स एंड इंक्लूड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड विद द व्यू ऑफ असेसिंग रिजल्ट्स ऑफ कंपैरिजन अगेंस्ट them। It involves improving the performance of efficiency। किसके ऊपर काम करता है गाइस? अंडरलाइन दिस वर्ड, इंप्रूवमेंट द परफॉर्मेंस और इफिशिएंसी टू अचीव द टास्क असाइंड, ठीक है, ताकि हम अचीव कर सकें जो टास्क हमको असाइन हुआ है विद द मिनिमम कॉस्ट एंड इट देयरफॉर इन्वॉल्व्स। तो व्हाट इज इंक्लूड इन कॉस्ट कंट्रोल? तो कॉस्ट कंट्रोल में क्या क्या इंक्लूड होगा? फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड। यहां पर हम स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, यानी कि आप स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हो, सिंगल आवर्स में आपको 10 यूनिट्स बनानी है, ठीक है, क्वालिटी मेंटेन करनी है, या कितने आवर्स काम करना है, वगैरह वगैरह। दूसरा काम इसमें होता है असर्टेनिंग एक्चुअल रिजल्ट्स अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। और फिर दूसरा काम क्या करते हैं? एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड, इसको हम कंपेयर करते हैं, और यहां से जो भी वेरिएशन आते हैं उनके बारे में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एनालाइज द वेरिएंस। जो वेरिएशन आएगा, यानी वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, उसको हम एनालाइज करेंगे। उसको हम क्या करेंगे? वेरिएशन को एनालाइज करेंगे हम, जो कि अगला स्टेप होता है, जो कि आप देख चुके हैं, वेरिएशन का एनालिसिस। एंड देन फिर क्या करेंगे? एस्टैब्लिशिंग द एक्शन दैट मे बी कॉल्ड फॉर, ठीक है। और जो भी एक्शन होगा, टेक नेसेसरी एक्शन, टेक एक्शन, जो भी एक्शन होगा वो एक्शन लेंगे। यानी कि सिंपल सा फंडा है, जो हमारा कंट्रोल का मेन फंक्शन होता है। कंट्रोल होता ही क्या है? एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड के बीच में जो वेरिएशन आया वो किस वजह से आया, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट कंट्रोल किया जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम, एक अच्छे कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए? तो चलिए बात करते हैं एक अच्छा कॉस्ट कंट्रोल कैसा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एग्जाम में आ सकता है। आपको थोड़ा अगर आप डिटेल में लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये पॉइंट आपको लिखनी है।
According to Beckers and Jacobson, an efficient cost control characterizes the following. क्या क्या होने चाहिए उसमें? सबसे पहला delineation of center responsibility, that is deciding responsibility center. हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें? एक अच्छा गुड कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम कैसा होना चाहिए जिसमें डिसाइड किया जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, अलग अलग चीजों की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को दी जाए। फिर डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी, जहां पर काम का बंटवारा किया जाए। ठीक है, एक कंट्रोल सिस्टम में हम क्या करेंगे? हर काम अगर सीनियर मैनेजर करने लगे तो फिर नीचे वालों को काम करने की क्या जरूरत है? इसलिए मैनेजर क्या करता है? अपने कुछ काम नीचे असिस्टेंट मैनेजर को ट्रांसफर करता है टेम्पररी बेस पर। असिस्टेंट मैनेजर अपने काम को सुपरवाइजर को ट्रांसफर कर सकते हैं, और इस सिचुएशन में ये कहलाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो एक अच्छा कॉस्ट कंट्रोल वो होता है जहां पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, कॉस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं, यहां पर स्टैंडर्ड्स के बेस पर कॉस्टिंग होती है, रेलेवेंस ऑफ कंट्रोलेबल कॉस्ट होता है, कॉस्ट की रिपोर्टिंग होती है, और कॉस्ट ओवरऑल रिडक्शन हो। तो यही है एक अच्छा कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें क्या क्या होगा? डिसाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज हो, कॉस्ट स्टैंडर्ड्स हो, रेलेवेंस ऑफ कंट्रोलेबल कॉस्ट हो, कॉस्ट की रिपोर्टिंग हो प्रॉपर, एंड फाइनली ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन हो। ये आपके टोटल 6 पॉइंट्स एक अच्छे कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम में होने चाहिए। अब बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सर कॉस्ट रिडक्शन। लास्ट पॉइंट आया था कॉस्ट रिडक्शन, यानी कॉस्ट रिडक्शन इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, यानी कह सकते हैं सर कॉस्ट कंट्रोल का ही पार्ट है। क्या बोलो? कॉस्ट कंट्रोल का ही पार्ट है कॉस्ट रिडक्शन, यानी कॉस्ट रिडक्शन, सॉरी इसको ऐसे समझ सकते हो आप, कॉस्ट रिडक्शन इज कवर अंडर कॉस्ट कंट्रोल। किसमें आ जाएगा? ये कॉस्ट कंट्रोल में आ जाएगा। अब कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम अब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम ऑलवेज endeavors to achieve a real and permanent reduction in cost. Cost reduction starts where cost control ends. Cost reduction कहां से स्टार्ट हो जाता है? जब cost reduction स्टार्ट होता है जहां पे cost control एंड हो रहा है। It a challenge to a standard itself. The philosophy behind the cost reduction is that no item of expenditure in such an idle level and as to precludes reduction. By cost reduction is meant real and permanent reduction in the cost due to the genuine saving in cost. यानी कि आपको कुछ ऐसे स्टेप लेने हैं जिनसे कॉस्ट रिडक्शन रियल और परमानेंट रिडक्शन हो कॉस्ट में। इट मे मीन आइदर प्रोड्यूसिंग मोर एट द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर और प्रोड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग लेवल एट द रिड्यूस एक्सपेंसेस। ठीक है, हम कह सकते हैं प्रोड्यूसिंग एट द एग्जिस्टिंग लेवल एंड रिड्यूस एक्सपेंसेस। हमें क्या करना है? अगर हम पहले 10 यूनिट बना रहे थे तो अब भी हमको 10 यूनिट ही बनाना है, लेकिन अगर इसको ऐसे समझ लीजिए गाइस, यानी कि अगर आप पहले जैसे कि 10 यूनिट्स अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और पहले की कॉस्ट 10 रुपीज पर यूनिट है, तो अब कॉस्ट रिडक्शन का सिंपल सा फंडा है 10 यूनिट ही बनानी है, प्रोडक्शन कम नहीं करना है। बट अब इसको हम कोशिश करेंगे कि ये 10 से कम होकर 9, 8, 6, 7 कुछ भी हो, लेकिन ये पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाए। अगर हमारी कॉस्ट बढ़ती है तो याद रखना प्रॉफिट कभी नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए कॉस्ट को जितना कम हो सके विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इन्वेंशन, हमें कॉस्ट को कम करने की व्यवस्था करनी चाहिए। एरिया ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, वेरी गुड क्वेश्चन। एरिया ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, कहां कहां पर कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबल है। एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बताओ आप कॉस्ट रिडक्शन के लिए कौन कौन सी जगह पर जोर दोगे। तो सबसे पहले डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, आप क्या करो? डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। फॉर वंस डिजाइन द अप्रूव्ड एंड अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्शन मेड, चॉइस अवेलेबल इन द फर्म विल बी लिमिटेड। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से हम ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट या स्टेज कंट्रोल करके कॉस्ट को रिड्यूस करके ऐसा एक हम लोग प्रोग्राम या अरेंजमेंट डिजाइन करेंगे जिससे प्रोडक्शन ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो। फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्शन मेथड, ठीक है, फैक्ट्री को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करो या कोई प्रोडक्शन मेथड ऐसा यूज करो जिससे कि आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाए। यानी प्रोडक्शन मेथड कौन सा हो सकता है? जो सिंपल हो, जिसमें कॉस्ट रिड्यूस हो।
ऐसा कोई मेथड, जैसे अगर आप मैनुअली प्रोडक्ट बना रहे हो और मशीन से बनाने पर प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है तो मशीन लाई जा सकती है ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तीसरा हमारा कॉस्ट रिडक्शन एरिया कौन सा होगा? मार्केटिंग, यानी पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप खुद गुड सेल कर सकते हो इजीली तो खुद सेल करिए, या अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से डिजाइन किए जाए ताकि कम से कम सेल हो। याद रखना, जितने ज्यादा मीडिएटर होंगे आपकी लाइन में उतना ज्यादा आपका कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होगा और प्रोडक्ट उतना आपको कम बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा अब दोनों में डिफरेंस क्या है सर? तो सर ये भी समझा दीजिए, कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन हमको तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन नहीं, दोनों में फर्क है। आप देख सकते हैं एरिया ऑफ कॉस्ट रिडक्शन क्या है, और यहां पर हमने देखा था कि कॉस्ट कंट्रोल में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। कॉस्ट कंट्रोल में हम उसको नियंत्रण में करना चाहते हैं और रिडक्शन में सीधा फंडा है कम करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि बाइक की स्पीड धीमी करो तो ये रिडक्शन है स्पीड में, लेकिन मैं आपसे कहूं बाइक अच्छे से चलाओ तो ये कंट्रोल है। तो दोनों में फर्क है। अब देखिए, अ कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक डिफर्स फ्रॉम द कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम इन द सेंस दैट डज नॉट एक्सेप्ट स्टैंडर्ड ऑफ बजट एज यार्डिंग, रादर ऑलवेज चैलेंजेस देन द ऑर्डर टू मेक इंप्रूवमेंट। अगर हम बात करें तो कॉस्ट कंट्रोल हमेशा डिफरेंट होगी किससे? कॉस्ट रिडक्शन से, प्रोग्राम से, इन द सेंस दैट डज नॉट एक्सेप्ट स्टैंडर्ड। कॉस्ट रिडक्शन में कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होता, जबकि कॉस्ट कंट्रोल में स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं। हम कह सकते हैं, यहां पर हमने बात की थी, कॉस्ट स्टैंडर्ड बनाया था, रेलेवेंस कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम किया था और फिर उसकी रिपोर्टिंग की थी। ये इसमें नहीं होता है। दूसरी चीज, इन प्रैक्टिस हाउएवर बोथ दीज विल बी वर्किंग साइड बाय साइड सो दैट इट विल बी इम्पॉसिबल टू ड्रॉ अ लाइन of demarcation. Cost may be lower because of lower price at which, ठीक है, say material are available in the market. This is welcome but hardly to feel satisfied at. Real cost reductions comes when a lower quantity of input is used per unit of output. However, if one is able to maintain quality output of using material of lower quality of labor of less scale and thus affecting saving is prices of wages paid, it will also be case the real cost of reduction. अगर हम कहें कि किसी भी तरीके से अगर आप कम वेजेस पे करके या रॉ मटेरियल लेसर स्किल एम्प्लॉय यूज करके आप कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हो, लेकिन ये कॉस्ट कंट्रोल में कवर नहीं होता है गाइस। तो कॉस्ट कंट्रोल कहता है कि ओवरऑल आपको इस तरीके के स्टैंडर्ड बनाने हैं जिससे कि आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सको, जबकि कॉस्ट रिडक्शन कहता है कि हमें तो सीधी बात है कॉस्ट को कम करना है, चाहे हम वो किसी भी तरीके से करें। कॉस्ट रिडक्शन फोकस करता है लेसर स्किल, जो लेस स्किल वाले लोगों को अपॉइंट कर लो, लो क्वांटिटी प्रोडक्ट यूज कर लो लोअर क्वालिटी का, और उसमें किसी भी तरीके से जो भी इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें कटौती कर लो। बस एक चीज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि कैसे पॉसिबल हो सकता है सर कॉस्ट रिडक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा सर, आप एक पेन यूज करते हो, मान के चलो कोई मॉन्टेक्स का पेन है आपके पास। मैंने देखा है मॉन्टेक्स का जो कई ऐसे पेन है जिनको मैं 10 साल हो गए, मुझे 10 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनका प्राइस 10 रुपीज है। तो हाउ इज पॉसिबल? क्या उन्होंने कॉस्ट कंट्रोल की या कॉस्ट रिडक्शन किया? डेफिनेटली अगर वो इस पेन को मार्केट में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट तो कमा रहे होंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। उन्होंने कॉस्ट रिडक्शन कैसे किया होगा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कैसे किया होगा? उन्होंने इंक कम डालना शुरू कर दी होगी, उन्होंने प्लास्टिक जो उसमें यूज होता है उसमें कम पतला कर दिया होगा प्लास्टिक, या फिर उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी, पहले उसका वजन जो है वो 10 ग्राम का होता होगा तो अब उन्होंने वजन को कम करके 9 ग्राम का कर दिया होगा। इस तरीके से इन्होंने क्या किया? कॉस्ट रिडक्शन किया। लेकिन याद रखना क्वालिटी पे भी उनको कंट्रोल करना पड़ता है। कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कॉस्ट को रिड्यूस किया, और रिड्यूस करने के लिए हो सकता है उन्होंने कटौती कर दी हो, कमीशन घटा दिया हो, बहुत सारी चीजें। इट इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। कॉस्ट कंट्रोल इज डिफरेंट फ्रॉम कॉस्ट रिडक्शन। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण में रखना, और रिडक्शन का मतलब सीधा सीधा है लागतों को कम करना। आइए अब दूसरे टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की, जो कि एक बड़ा मजेदार टॉपिक है। यहां पर आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कॉस्ट एलिमेंट यानी कॉस्ट में किन किन चीजों का मिलान है या कौन कौन सी चीजें उसमें इंक्लूड है। तो mere knowledge of total cost cannot satisfy the need of management. For proper control and managerial decisions, management is provided with the necessary data analyze the classify cost.
यानी कि कोई भी बंदा जब तक कि उसे ये नहीं पता होगा कहां पर कितनी कॉस्ट लग रही है तो वो कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए उसको चाहिए प्रोवाइड चाहिए नेसेसरी डेटा टू एनालाइज एंड क्लासिफाई कॉस्ट। किस लिए चाहिए? टू एनालाइज एंड क्लासिफाई द cost. Analyze and classify the cost. With the purpose, the total cost is analyzed by elements of cost. That is why the nature of expenses, strictly speaking, the elements of cost are three. That is material, labor and other expenses, जिनको नाम दिया जाता है other expenses को हम कहते हैं overhead, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी हम डिस्कस करेंगे। इन्हीं को कहा जाता है overhead. These elements of cost are further analyzed into the different elements as illustrated in the following chart. Element of cost तीन पार्ट में बांटा गया है, material, labor and other expenses, जिसको मैंने नाम दिया था overhead। मैंने क्या नाम दिया गाइस? overhead। सर ये overhead क्या होते हैं? यानी अगर किसी कॉस्ट में से तीन एलिमेंट होते हैं किसी भी कॉस्ट के, अगर उन तीनों एलिमेंट्स में से लेबर और मटेरियल हटा दो, मटेरियल रॉ मटेरियल हो सकता है, लेबर मजदूरी को हटा दो और जो भी खर्चे आते हैं उनको हम कहते हैं अदर एक्सपेंसेस या ओवरहेड। अब गाइस जरा ध्यान से समझना कि क्या होता है ओवरहेड और क्या होता है मटेरियल, क्या होता है लेबर। अब इनको भी दो पार्ट में बांटा गया, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। मटेरियल भी दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी दो टाइप की, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, डायरेक्ट इंडायरेक्ट। अब जो इनडायरेक्ट जो चीजें होती हैं, इनडायरेक्ट ओवरहेड, ओवरहेड मींस क्या? इन इंडायरेक्ट को जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाते हैं? ओवरहेड। और ये भी यहां पर ऐड कर लो इसको आप। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको बोलते हैं ओवरहेड। जो डायरेक्टली नहीं लगते, इनडायरेक्टली लगते हैं। ओवरहेड कौन कौन से होते हैं? अब नाम देखो, प्रोडक्शन ऑफ वर्क ओवरहेड और वर्क ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। प्रोडक्शन में प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग से रिलेटेड सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यानी अदर ओवरहेड जो कि इनडायरेक्ट हो सकते हैं या वो इन चीजों से रिलेटेड हो सकते हैं। किन चीजों से? प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया आपको? आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ ऑल दीज टर्म्स विल बी एग्जामिन इन डिटेल वन बाय वन। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है गाइस? डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में इंग्रेडिएंट्स के तौर पे लगता है। जैसे हम कह सकते हैं पेन बनाने में जो आपकी प्लास्टिक यूज हो रहा है, इंक यूज हो रहा है, वो मटेरियल हो सकता है। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल विच कैन बी आइडेंटिफाइड इन प्रोडक्ट एंड कैन बी कन्वीनियंटली मेजर्ड एंड डायरेक्टली चार्ज टू प्रोडक्ट। ठीक है, जिसको कन्वीनियंटली मेजर कर सकते हैं, जिसको कन्वीनियंटली मेजर किया जा सकता है, जो आइडेंटिफाइड होता है और डायरेक्टली चार्ज किया जाता है प्रोडक्ट से। Thus, these materials directly entered in the production and form a part of the finished product. For example, timber in furniture making, cloth in dressmaking, and bricks in building a house. तो ये हो जाते हैं direct material. Following are the normally classified the direct material. All raw materials like jute, जितने भी raw materials हैं, like jute in the manufacture of the gunny bag, pig iron of foundry, and fruits in a कैनिंग इंडस्ट्री। ये सारे के सारे रॉ मटेरियल होंगे जो कि डायरेक्ट मटेरियल में आएंगे। मटेरियल स्पेशली परचेज फॉर, किस लिए? स्पेसिफिक जॉब। जैसे कि हमको कोई काम मिल गया, उस जॉब को करने के लिए हमको, जैसे मुझे शर्ट सिलने का काम मिला है तो उसके लिए मैंने धागा खरीदा हुआ है, तो वो भी मेरा डायरेक्ट मटेरियल होगा स्पेसिफिक जॉब के लिए। प्रोसेस और ऑर्डर लाइक ग्लू फॉर बुक बाइंडिंग, जैसे कि हमने बुक बाइंडिंग के लिए ग्लू खरीदा। स्टार्च पाउडर फॉर ड्रेसिंग यार्न, या हमने कोई पाउडर खरीदा ड्रेसिंग यार्न को कलर करने के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, तो ये भी डायरेक्ट मटेरियल होगा फॉर स्पेशल पर्पस के लिए। तीसरा, पार्ट्स और कंपोनेंट्स परचेज और प्रोड्यूस, जैसे लाइक बैटरीज फॉर ट्रांजिस्टर, रेडियोस एंड टायर फॉर साइकिल। ठीक है, रेडियो एंड टायर फॉर साइकिल्स या बाइक या जो भी है। और क्या? प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, जैसे लाइक कार्टून, wrapping, cardboard boxes, etc. used to protect finished product from climatic conditions for easily handling inside the factory. तो ये भी क्या होंगे? मटेरियल होंगे। यानी जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है, जो क्या है? डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल, ऊपर हमने बोला था, एंड द प्रोडक्ट एंड कैन बी कन्वीनियंटली मेजर्ड है एंड डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट है, उसको हम मटेरियल कहते हैं। From the above discussions become clear that the direct material are those material which cannot be classified as a direct material. ठीक है, from the above discussions become clear that the indirect material कौन सा होगा? Are those material which is cannot be classified as direct material.
यानी जिसे डायरेक्टली हम क्लासिफाई नहीं कर सकते उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। एग्जांपल इनडायरेक्ट मटेरियल्स आर कंज्यूमेबल्स लाइक कॉटन वेस्ट, कोई कंज्यूमेबल्स है लाइक कॉटन वेस्ट है, लुब्रिकेंट्स है, ब्रूम्स है, रैग्स है, क्लीनिंग मटेरियल है, मटेरियल्स फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, और फिक्स्ड एसेट्स है। ये सारी चीज डायरेक्टली इनको हम नहीं देख सकते कि कितना इसमें उस चीज का कंट्रीब्यूशन है। जैसे एक शर्ट को देख के बता सकते हो इस पे कौन सी सिलाई मशीन यूज हुई थी, इस पे सिलाई मशीन यूज हुई थी, उसमें ग्रेसिंग हुई थी कि नहीं हुई थी, आप नहीं पहचान सकते गाइस। इसीलिए इन चीज को कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। हाई स्पीड डीजल, आप कैसे पता करोगे कि आपकी जो शर्ट सिली है वो इलेक्ट्रिसिटी से सिली है या ट्रेडिशनल तरीके से सिली गई है? आपको नहीं पता चलेगा। और कितना उसमें क्या कंट्रीब्यूशन आया आपको नहीं पता चलेगा। यूज इन द पावर जनरेटर एक्सेट्रा, दीज आर दी इनडायरेक्ट material. Classification of material into direct and indirect facilitates material control. Direct materials are usually high value items as compared to indirect materials. Direct value item जो होता है वो high value material होता है as compared to indirect materials and need strict control and critical analysis for reducing their cost. On the other hand, simple control techniques are sufficient in case of indirect materials being low value item. ठीक है, indirect material के बीच में के लिए simple control technique हम यूज कर सकते हैं, जबकि material control के लिए हमको specific technique यूज करनी पड़ेगी. However, in some cases, though the material is a part of the finished product, yet it is not treated as direct material. For example, sewing thread in dress making. जरा ध्यान दो, जो मैंने एग्जांपल दिया था वही उन्होंने यूज किया गाइस. ठीक है, जैसे डायरेक्ट जैसे क्या लिखा है, however in some cases through the material is a part of the finished product yet is not treated as direct material. For example, sewing thread in dress making and nails in furniture making. ठीक है, ये सारी चीजें, this is because they are used in comparatively small quantities and would be futile elaborations to make an analysis them for the purpose of direct charges. डायरेक्ट चार्जेस यानी इनको बहुत इतनी स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं. 5000 का एक आपने कोई ऑर्डर दिया है, आपने 5000 में 5 शर्ट्स बनवाई है. अब 5 शर्ट्स बनाने में 5000 की शर्ट है, एक शर्ट 1000 की है, तो 5 शर्ट्स है हमारे पास. ठीक है, अब 5 शर्ट्स में अगर हम धागा लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 रुपए का, तो इसका कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ना के बराबर होता है. इसको भी हम इनडायरेक्ट मटेरियल में काउंट करेंगे. Such materials are treated as indirect materials, thus it can be concluded that the ease and the feasibility with which material can be traced into the composition of finished product will be determined what is to be treated as direct material. यानी हम कह सकते हैं कंपोजिशन देखा जाएगा फिनिश फाइनल प्रोडक्ट में कि उसमें कितना डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूड किया गया है, और ये सब हम मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी पे ही हम इसको काउंट करेंगे. इनडायरेक्ट मटेरियल को इसलिए हम ओवरहेड में काउंट करते हैं. दूसरा, डायरेक्ट लेबर क्या होती है गाइस, जिसको डायरेक्टली बोला जा सके कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी लेबर लगी है, या जो फैक्ट्री में जो लेबर लगती है उसको हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं. डायरेक्ट लेबर इज अ लेबर एक्सटेंडेड इन अल्टरिंग द कंस्ट्रक्शन, कंपोजिशन, कंफर्मेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ द प्रोडक्ट. In simple words, is that labor which can be conveniently identified, attributable, again by identified और attributable wholly to the particular. क्या वर्ड यूज किया है? Wholly to the particular job, product or process, or expended in converting raw material into finished goods. या जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में जो लेबर लगती है, यानी रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनाने में जो हमारी कॉस्ट लग रही है, इस कॉस्ट में जो लेबर यूज हो रहा है उसको हम लेबर में डायरेक्ट लेबर बोलेंगे. वेजेस ऑफ सच लेबर आर नोन एज डायरेक्ट वेजेस कहा जाता है, इसलिए वेजेस को कहा जाता है डायरेक्ट लेबर. और आपने देखा होगा सैलरी को इनडायरेक्ट खर्चा मानते हैं, और आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा वेजेस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और सैलरी कहां जाती थी? P&L अकाउंट में. आई होप कि आपको याद आ गया होगा. Thus it includes the payment made to the following group of labor. किस किस को दिया जा सकता है? Labor engaged in the actual productions of the product or carrying out for the operation of the process. किसी भी प्रोसेस के ऑपरेशन में, जैसे शुगर बन रहा है वहां के ऑपरेशन में, शुगर प्रोसेस में, शुगर की प्रोडक्शन में, या कोई एक्चुअल प्रोडक्शन में जो भी लेबर का कॉस्ट आ रहा है वो किस में आएगा? डायरेक्ट लेबर. लेबर engaged in
adding the manufacturer by way of supervision, maintenance, tool setting, transportation of material, etc. Inspectors, analysis, etc. especially required for such production. अगर इंस्पेक्टर कोई चार्जेस वगैरह है तो उसको भी जो सैलरी दी जा रही जो प्रोडक्शन में कंपलसरी है तो वो भी डायरेक्ट लेबर आएगा. Wages paid to the supervisor, wages paid to the supervisor, inspector, etc. through not direct labor can be treated as direct labor if they are directly engaged in the specific product or process. The hours they spend on can be direct measure and without much of an effort. Similarly, where the cost not significant like the wages and trainees of apprentice, their labor through directly spent to the production is not treated as direct labor. अगर किसी चीज को हम जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिसको डायरेक्टली हम ट्रीट नहीं कर सकते कि इसका कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में है या नहीं, तो उसको हम डायरेक्ट लेबर नहीं कहेंगे. और वैसे ही अगर सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर अगर डायरेक्टली प्रोडक्शन में ही हेल्प कर रहे हैं तो उनका डायरेक्ट लेबर में काउंट किया जाएगा उनका वेजेस, अदरवाइज नहीं किया जाएगा. अब होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस, जिनको क्या कहते हैं, चार्जेबल एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? All expenses which can be identified particular cost center and hence directly charged to the centers are known as direct expenses. जो जिनका कॉस्ट सेंटर डिसाइड है, जो प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है, उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन इन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, जो भी खर्चे जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर में नहीं आ रहे हैं, इनकर्ड स्पेशली फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जॉब, डिपार्टमेंट, etc. are called as direct expenses. These are direct charge to the product. Examples of such expenses: royalty, excise duty, and charges to the specific plant and equipment, cost of any equipment, work carried out by the specially for a particular job, traveling expenses incurred for the connection with the particular contract or job. जैसे आप घूमने फिरने गए या फिर आप पर्टिकुलर उस काम को करने जा रहे हैं जो काम हमारे लिए मिला हुआ है, उससे रिलेटेड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी, साथ में अगर उससे रिलेटेड आपने कोई रॉयल्टी दी, एक्साइज ड्यूटी दिया, हायर चार्जेस दिए, तो ये सब क्या लाएंगे, या स्पेसिफिक प्लांट को आपने हायर किया, उससे रिलेटेड जो भी चार्जेस आपने पे किए वो सभी किस कैटेगरी में आएंगे? राइट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएंगे. तो ये हो गया हमारा, यहां पर हमने देखा डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं. अब हम बात करते हैं ओवरहेड की. ओवरहेड गाइस जनरली जो मैंने कहा था, लेबर यानी कि अदर देन, ठीक है, अदर देन किसको छोड़कर, लेबर एंड मटेरियल को छोड़कर जो भी खर्चे होते हैं वो किस में आते हैं? ओवरहेड में आते हैं. ओवरहेड में बी डिफाइंड इन द एग्रीगेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, direct labor and such other expenses including the service as cannot be conveniently be charged direct and specific cost unit. Thus overheads are all expenses other than direct expenses. ठीक है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा जो भी खर्चे होते हैं वो सब क्या होते हैं? ओवरहेड्स होते हैं. इन जनरल टर्म्स ओवरहेड्स comprises all expenses incurred for a connection with the general organizations of whole or part of the undertaking, that is the cost of operating supplies, services used by the undertaking and including the maintenance of capital assets. जो भी खर्चे आ रहे हैं अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस सबको ओवरहेड की कैटेगरी में रखा जाता है. The main group of into the which overheads may be divided: manufacturing overheads, administrative overhead, selling overhead, distribution overhead, research and development overhead. यानी जहां जहां आपको दिख रहा होगा कहां कहां पर खर्च आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ खर्च आ सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ओवरहेड हो सकते हैं, सेलिंग ओवरहेड हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बांटने से संबंधित और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड ओवरहेड हो सकते हैं. यानी वो सारे खर्चे जो अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको हम ओवरहेड की कैटेगरी में रखते हैं, जो कि यहां पर आपने देखा होगा, जिनको जनरली इनडायरेक्ट खर्चे कहते हैं हम, ओवरहेड, जो कि इस तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसको आज हमने कवर किया, और फिलहाल में इस वीडियो में आज हम इतनी बात करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां से आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन जो कि आपको करने हैं. कॉस्ट शीट के ही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और बस इस साल आपके फाउंडेशन में कॉस्ट शीट ही मैन इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करेगी. तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी. यहां पर हम लोग जो टोटल क्वेश्चन देखने वाले हैं 13 क्वेश्चन होंगे. नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे कॉस्ट शीट की, और इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए. जय हिंद, जय भारत.